हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। तो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, बीच में आई नो कुछ दिनों का एक लॉन्ग गैप आ गया था वीडियोस का, बट नाउ आई ट्राई कि मैं रेगुलर रहूं इसमें और इसको रेगुलरली वीडियोस डालती रहूं ताकि आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू रहे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ये इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारी फर्स्ट बुक है क्लास 12th की, उसका सेकंड चैप्टर है और ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। अभी सब्सिक्वेंटली इसके पार्ट्स आते रहेंगे। एट द सेम टाइम मैं ये सोच रही हूँ कि बिकॉज बोर्ड के पैटर्न में थोड़े चेंजेस आए हैं और जो फर्स्ट पेपर है जो अभी होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पीरियड में, वो एमसीक्यूज होने वाला है। सो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट एन एमसीक्यू सीरीज जहाँ पर इन डेप्थ प्रैक्टिस हो ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज जो हर चैप्टर से पॉसिबल है। तो बहुत ही जल्दी मैं फर्स्ट चैप्टर का भी ट्राई करूंगी कि हम उसको भी एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज कर पाए अलोंग विद एमसीक्यूज। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस लेसन। सो गोइंग ऑन विद आवर ट्रेडिशन, सबसे पहले हम लोग टॉपिक का मतलब समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको अपने लास्ट चैप्टर से लिंक करेंगे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद बहुत सारे चेंजेस आने लगे इन टर्म्स ऑफ agriculture, in terms of the technologies used for doing agriculture, in terms of the way society किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करती थी। तो जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था उसमें भी बहुत तरीके के चेंजेस आ गए थे। तो जैसे अभी जो हमारा टॉपिक है वो है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको याद हो तो ये बात हमने क्लास 11th में भी पढ़ी थी। जब हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा तो हमने एक बहुत ही जनरल सा कॉन्सेप्ट देखा था कि जब भी कहीं पर अलग अलग कम्युनिटीज होती है तो वहां पर कोई एक इंसान जो ज्यादा पावरफुल होता है वो उन सबको अपने अंडर एक यूनाइटेड कर लेता है और उनको यूनाइट करने के बाद फिर वो एक अलग कम्युनिटी बन जाती है और वो पावरफुल फिगर जो उस कम्युनिटी को उन लोगों को यूनाइट करता है वो वहां का किंग बन जाता है और उसके अंडर फिर जो भी एक मेजर एक्टिविटी होती है उस पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड वो लोग वहां पर करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि इंडस वैली के बाद जो हमारी सिटीज या जो हमारे टाउन्स आए थे वो दूसरी वैलीज यानी कि गंगा वैली के आसपास आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर वाज वेरी प्रोडक्टिव, जिसकी वजह से हमारे चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो बेसिकली किंग्स वो पावरफुल लोग थे जिनने डिफरेंट फार्मर्स को या डिफरेंट आर्टिसंस को सबको अपने साथ में लेकर अलग अलग ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया। तो इस चैप्टर में बेसिकली देखेंगे किस तरीके से जनपद एमर्ज हुए, महाजनपद एमर्ज हुए, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से उनमें से कुछ महाजनपद बहुत पावरफुल हो गए। तो एक बेसिक अगर हम समझेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इंडस वैली के बाद जिस तरीके से टाइम आगे बढ़ता गया, ऋग वैदिक कंपोजिशन जो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन है वो आया। ये जो हम पूरा पढ़ रहे हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। और इससे पहले हम जो भी पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं प्री वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि वेदास के कंपोज होने से पहले की सिविलाइजेशंस। तो अब जो हम पढ़ेंगे जिन टाउन्स और जिन सिटीज के बारे में, ये है हमारी वैदिक सिविलाइजेशंस, क्योंकि ये जो थी वो वेदास को, धर्म शास्त्रास को, धर्म सूत्रास को, इनको फॉलो करती थी फॉर सोसाइटल रूल्स। ओके, तो अब इस टाइम पे बहुत तरीके के चेंजेस आए, जैसे कि जो पैस्ट्रल कम्युनिटीज थी वो डेवलप होने लग गई थी। इसको हम ऑनसेट ऑफ आयरन एज भी कहते हैं, क्योंकि हम आगे जैसे कि देखेंगे कि ये वो पीरियड था जब आयरन इंक्रीजिंगली यूज होने लग गया था और साथ ही साथ जो लोग थे वो अलग अलग जनपद और महाजनपद यानी कि अपने खुद के राज्य बनाने उन्होंने शुरू कर दिए थे। वो अलग अलग एक तरीके से कह सकते हैं स्टेट्स या कम्युनिटीज या टाउन्स में ऑर्गेनाइज होने लग गए थे और ऐसे कर कर हमारे पास कुछ प्रोमिनेंट महाजनपद थी जिनमें जब पूरा हमारा सब कॉन्टिनेंट था वो डिवाइड हो गया था। तो किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, तो इस चैप्टर में बेसिकली ये देखेंगे कि किस तरीके से सोशल डिविजन्स और किंगडम्स का डेवलपमेंट हुआ। किंगडम्स इन टर्म्स ऑफ जनपद एंड महाजनपद और सोशल डिविजन्स इसमें हम जैसे कि आगे देखेंगे किस तरीके से हमारे पास जो वर्णा सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया, ये बताने के लिए कि जिस वर्ण में जो पर्टिकुलर इंसान आता है उसकी या कोई जो ह्यूमन बीइंग आता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके क्या ड्यूटीज है, क्या टास्क है जो उसको सोसाइटी में एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी परफॉर्म करने हैं। तो ये जो सोशल डिविजन्स हैं और जो किंगडम्स हैं इनके डेवलपमेंट की वजह से ही जनपद और महाजनपद डेवलप हुए। तो जनपद और महाजनपद बेसिकली अर्ली स्टेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ महाजनपद थे जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में आ गए
और जो जनपद, इनको हम जनपद में डिवाइड करते थे। तो ये जो थे बेसिकली ये अर्ली स्टेट्स थे, एक अर्ली फॉर्म था, एक प्री मैच्योर फॉर्म था, एक हम कह सकते हैं एक तरीके से बेबी फॉर्म था स्टेट वर्ड का। अब जैसे आज हम जब स्टेट सोचते हैं तो हमारे पास राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये वेल बिल्ड स्टेट्स हैं, इनकी अपनी प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड है। तो ये जो फॉर्म आज आया है हमारे पास एक प्रॉपर स्टेट का, इसकी शुरुआत जहां से हुई उस पॉइंट को हम कहेंगे अर्ली स्टेट। तो जो जनपद और महाजनपद है वो बिल्कुल बिगिनिंग में स्टेट्स कैसे हुए होते होंगे उनका हमको आइडिया देंगे। और ये हमको ध्यान रखना है कि ये स्टेट्स क्यों डेवलप हुए, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोशल डिविजन्स। एक सोसाइटी में वर्णा सिस्टम के बेसिस पे या वर्क के बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे जो डिविजन्स हुए, वो डिविजन्स कैसे आपस में इंटरेक्ट किए और फिर इन डिविजन्स को साथ में लाकर कैसे एक इंसान पावर में आया, वो राजा बना और उसने अपना एक खुद का किंगडम एस्टैब्लिश किया। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम इस चैप्टर में समझेंगे। सबसे पहले तो अब हम वो गैप भर लेते हैं जो हम पिछले चैप्टर से लेते आए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी टेक्स्ट बुक में कैसे है, एक बहुत ही मेजर गैप्स को बीच में छोड़ रखा है ताकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पीसेस हिस्ट्री के समझ पाए, एंशिएंट हिस्ट्री के या मिडिवल हिस्ट्री के या मॉडर्न हिस्ट्री के। तो फिलिंग इन द गैप्स हम आपसे हर चैप्टर में लेंगे और इसको लेने का मोटो सिर्फ ये है कि हमको समझ में आए कि बीच की स्टोरी क्या है। जैसे कि हमको पता है कि हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ मैन, तो हमको समझ में आना चाहिए कि स्टोरी सुनने में तब मजा आता है जब वो स्टोरी कंटिन्यूएशन में चले। हम एकदम से बिगिनिंग बताओ फिर एकदम से स्टोरी का एंड बता दें तो फिर स्टोरी सुनने में मजा ही नहीं आएगा। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन और अब जो हम पढ़ेंगे महाजनपद और जनपद के बारे में, उसकी बीच की स्टोरी है। तो उसकी बीच की स्टोरी क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद, ये हमने पढ़ा था कि लेट हड़प्पन कल्चर आया था, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के 1500 साल तक वैसे ही चलता रहा, लेट हड़प्पन कल्चर चलता रहा। बहुत ऑर्गेनाइज्ड लोग नहीं थे, बहुत ही अच्छा कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोसाइटी नहीं थी, एक हैफाजर्ड वे में लोग रह रहे थे। दिस वाज 1500 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, इंडस इज अ रिवर, तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास रहने वाले जो भी लोग थे उन लोगों ने ऋग्वेदा को कंपोज किया। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास। सो 4 वेदास कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये हमारे 4 वेद है। इसमें सबसे ओल्डेस्ट जो है वो ऋग्वेदा है और जो बाकी 3 वेदास हैं, अगर हम उसको बोले तो उसमें बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन तो है ही, लेकिन बेसिकली उनको ऋग्वेदा के ऊपर ही डेवलप किया गया है। इसलिए हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ऋग्वेदा जो है वो हमारा बेस है। तो ऋग्वेदा का कॉम्पोजिशन किया गया और इसी के साथ साथ अर्ली स्टेट्स का, जैसे कि मैंने आपको समझाया, एक हम कह सकते हैं बेबी के फॉर्म में स्टेट का जन्म हुआ कि स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो इंडिया में इस समय आया। किस तरीके से? सबसे पहले क्या हुआ, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स डेवलप होने लग गई। लोगों ने जो रिवर्स के आसपास का एरिया था, जो हमारे फर्टाइल प्लेन्स थे, जिसको आज हम यूपी, बिहार, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर बहुत अच्छा हमारा एग्रीकल्चर होता है, इस जगह पर उस टाइम से एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स डेवलप होने शुरू हो गए थे, क्योंकि रिवर्स के पास होने की वजह से यहाँ की सॉइल फर्टाइल थी और सॉइल फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर करना बहुत इजी था। इसी के साथ साथ जो डेक्कन का एरिया था, जो हमारा साउथ, जो हमारा पेनिनसुलर एरिया है, पेनिनसुलर मतलब जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ हो, तो जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसका एक मेजर पार्ट है डेक्कन। तो डेक्कन में क्या हुआ, पैस्ट्रल पॉपुलेशन डेवलप होने लग गई, क्योंकि डेक्कन को हम ऐसा मानते हैं प्री हिस्ट्री के अकॉर्डिंग या ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स उनको पता होगा, जो नहीं है उनके लिए एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि जो डेक्कन है वो एक्चुअल में माना जाता है कि वॉल्केनिक इरप्शंस होने की वजह से बना है। तो वहां पर एग्रीकल्चर अब तो होने लग गया है बहुत हद तक, लेकिन उस टाइम पर लोग एग्रीकल्चर को इतना इसलिए नहीं प्रेफर करते थे क्योंकि उनको एग्रीकल्चर करने में ज्यादा मेहनत लगती थी। कंपैरेटिवली उनके लिए जानवरों को पालना, गाय भैंसों को पालना, उनके लिए उनको बहुत अच्छे अच्छे लैंड्स, पास्चर्स मिल जाते थे जहां पर वो उनको चरा सके। तो इसलिए उनके लिए जानवरों को पालना इजियर था बजाय कि एग्रीकल्चर करने के। तो इसीलिए जो हमारा नॉर्थ साइड था, जहां पर फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स थे, ये हमने पढ़ रखा है प्रीवियस 9th-10th क्लासेस में कि फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स क्या होते हैं। जो हमारा नॉर्थ का एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं, वहां का जो डिपोजिशन होने की वजह से वहां बहुत फर्टाइल प्लेन्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर आज भी एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव है। तो उस टाइम पे भी एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव था।
तो जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव था वहां पर लोगों ने एग्रीकल्चर को चूज किया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डेक्कन के एरिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव था, लेकिन लोगों को उससे बेटर, उससे प्रोडक्टिव, उससे सिंपलर लगा जानवरों को पालना, क्योंकि वहां डेक्कन की जो कंडीशन थी वो जानवरों को पालने के लिए सुटेबल थी। तो इसीलिए यहाँ पर पैस्टोरल पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हुई। साथ ही साथ अगर हम कल्चरल फॉर्म में देखें तो डिस्पोजल ऑफ डेड के नए तरीके निकले। अगर आपको याद हो तो हमने ये 6th क्लास में पढ़ा था टेराकोटा रिंग वेल्स के बारे में। टेराकोटा रिंग वेल्स और अलग अलग तरीके के किस तरीके से लोगों को डिस्पोज ऑफ किया जाता था। तो ये नए मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड आने लग गए। जैसे पहले हमने देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के केस में कि कभी कभी हमको ग्रेवयार्ड्स मिलते थे, कभी कभी हमको घर के नीचे ही लोग दफनाए हुए मिलते थे, उनके साथ कभी हमको रिचेस मिलती थी, कभी हमको कुछ भी नहीं मिलता था, कभी हमको आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज मिलते थे। तो हमें कैसे समझ में आया, बेसिकली हमें क्या समझना चाह रहे हैं कि हमें कैसे समझ में आया कि अर्ली स्टेट्स एमर्ज हुए। हमने क्यों 1500 साल के बाद ही ये कहा कि हाँ अब अर्ली स्टेट्स एमर्ज हो गए हैं? हमने 1500 साल की ड्यूरेशन में कभी और ही क्यों नहीं कहा? क्योंकि वापस से हमको एक कलेक्टिव और एक ऑर्गेनाइजेशन दिखने लग गया, एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट दिखने लग गया कि हाँ लोग साथ में आ रहे हैं, लोग एक कम्युनिटी की तरह रह रहे हैं और लोग प्लान्ड तरीके से चीजें कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो रहा है कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो कोई तो उसको जला दे रहा है, या कोई उसको दफना दे रहा है, या कोई उनको नदी में डाल दे रहा है। तो ये क्या होता था, ये लोगों की पर्सनल चॉइस होती थी। लेकिन हम किसी भी जगह को सोसाइटी या कम्युनिटी तब कहते हैं जब वो बहुत हद तक उनकी जो ट्रेडिशंस हो या जो कल्चर्स फॉलो करे जा रहे हो वो सेम हो। तो वही तो अर्ली स्टेट का इमरजेंस इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स डेवलप हुई और ये जितने भी फार्मर्स थे ये किंग्स के अंडर कंसोलिडेट होने लगे, जिसकी वजह से हमारे चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। जो फार्मर्स थे वो किंग्स के अंडर एक कम्युनिटी की तरह, एक यूनाइटेड स्ट्रेंथ की तरह आने लग गए और वो एक राजा की बात सुनने लग गए। उनने एक पावरफुल फिगर को अपना राजा मान लिया। जो डेक्कन का एरिया था यहाँ पर एक फार्मर्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पर पैस्टोरल पॉपुलेशन थी। पैस्टोरल पॉपुलेशन यानी कि जो चरवाहे हैं, जो गाय भैंसे पालते हैं, या दूसरे और बहुत से जानवर हैं जो पालते हैं। इसी के साथ डेड जो लोग जिनकी डेथ हो जाती थी उनको डिस्पोज ऑफ करने के हमारे पास न्यू मेथड्स दिखने लग गए। लोगों ने नए मेथड यूज करने शुरू कर दिए। साथ ही साथ मेगालिथ्स बनने लग गए। नाउ व्हाट आर मेगालिथ्स? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है समझना। मेगालिथ्स मतलब कि एक सिंगल स्टोन से बना, एक सिंगल रॉक से बना हुआ एक स्ट्रक्चर। सो बेसिकली एक बहुत बड़ा पत्थर हमने लिया और उस पत्थर को हमने ऊपर से लेकर नीचे तक कार्विंग करी। उसमें क्या, उस एक ही पत्थर को हमने मंदिर में कन्वर्ट कर दिया, या उस एक ही पत्थर को हमने किसी बहुत बड़े से स्टैचू में कन्वर्ट कर दिया, तो उसे हम कहते हैं मेगालिथ्स। अब इन एक्टिविटीज की वजह से टाउन्स इमर्ज हुए और ये टाउन्स में से जो टाउन्स आगे जाकर पावरफुल हुए वो स्टेट्स बन गए। इन स्टेट्स को हम लोग कहते हैं महाजनपद। तो जनपद का मतलब बेसिकली अगर हम समझेंगे हिंदी में तो जनपद का मतलब क्या होता है? जनपद का मतलब होता है जन प्लस पद। जहां पर जना ने यानी कि ह्यूमन बींग्स ने अपने पद रखे यानी कि पांव रखे, उस जगह को हम कहते हैं जनपद। यानी कि जहां पर ह्यूमन बींग्स जाकर सेटल हुए, जहां पर उन्होंने अपनी लाइवलीहुड के लिए एवरीडे एक्टिविटीज करी, उस जगह को हम कहेंगे जनपद। ये जनपद कैसे डेवलप हुए? अभी हमने पीछे देखा, एग्रीकल्चर सेटलमेंट के डेवलपमेंट की वजह से, पैस्टोरल पॉपुलेशन के डेवलपमेंट की वजह से, नए मेथड्स ऑफ डिस्पोजल आने लग गए, मेगालिथ्स हो गए। इन सब ने हमको बताया कि नए टाउन्स इमर्ज हुए। अब इन टाउन्स में से कुछ टाउन्स के पास बहुत पावरफुल लीडर्स थे। तो ये टाउन्स जिनको हम हिस्टोरिकली जनपद कहते हैं, इन जनपद में से जहां पर हमारे पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा बहादुर रूलर्स थे, वो कन्वर्ट हो गए महाजनपद में। महा का मतलब क्या होता है? बड़ा, ग्रैंड, विशाल। तो महाजनपद मतलब कि विशाल जनपद। ऐसी विशाल जगह है जहां पर जना ने अपना पद रखा, यानी कि ऐसे विशाल ह्यूमन सेटलमेंट्स जो किसी पर्टिकुलर किंग के अंदर है, जो बहुत पावरफुल है। तो ये जो महाजनपद है ये एक्चुअल में हमारे स्टेट्स हुए। और ये जो 16 महाजनपद थे, इनको अगर हम एक तरीके से देखें तो ये इंडिया के पहले 16 स्टेट्स थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पहले 16 स्टेट्स थे। उस टाइम पे तो इंडिया नहीं था, लेकिन अगर हम इसको
अभी के हमारे प्रेजेंट सिनेरियो से कंपेयर कर पढ़ेंगे तो ये चैप्टर हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज जैसे हमारे पास स्टेट है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मान लीजिए कि उस टाइम पे ये हमारे 16 स्टेट्स थे जिनको हमने कहा महाजनपद। इन महाजनपद के अंदर छोटे छोटे जनपद आया करते थे जो हमारे होते थे एक्चुअल में टाउन्स। तो कैसे हायरार्की चल रही है, कैसे हमारा ऑर्डर चल रहा है, सबसे पहले जना ने फुट रखा, यानी कि किसी जगह पर ह्यूमन बींग जाके सेटल हुए, उनने अपना किंग चूज करा। किन्हीं किन्हीं जनपद में बहुत पावरफुल रूलर आया, उसने बाकी आसपास की जगहों पर कब्जा कर लिया, अपना एरिया बढ़ा लिया, जिसकी वजह से वो बन गया महाजनपद, बिग जनपद, ग्रैंड जनपद। तो जो हमारे फर्स्ट स्टेट्स थे वो थे हमारे 16 महाजनपद, और ये 16 महाजनपद थे मगध, अंग, काशी, कोसला, मल्ला, कुरु, छेदी, पंचाल, सूरसेना, मत्स्य, अवंती, गंधार, वज्जी, वत्स, अश्मिका और कंभोज। ये हमारे 16 महाजनपद थे, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पहले 16 स्टेट्स थे, अर्ली स्टेट्स थे। अब इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। मगध के बारे में पढ़ेंगे, कोसला के बारे में पढ़ेंगे, कुरु के बारे में पढ़ेंगे, पंचाल के बारे में पढ़ेंगे, मत्स्य के बारे में पढ़ेंगे। कुछ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और कुछ के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर किसी को महाभारत की थोड़ी बहुत नॉलेज है, अगर किसी ने महाभारत पे, तो आजकल बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी बन गए हैं, बहुत सारी सिंप्लीफाइड बुक्स भी आ गई हैं, तो अगर किसी ने महाभारत पढ़ी है तो ये नाम आपको बहुत रिजेम्बलेंस फील कराएंगे जो महाभारत हमने टीवी में देखी है या जो बुक्स में पढ़ी है उसके साथ। तो वहां पर जैसे कि पंचाल, गंधार, ये सब नाम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से जो महाभारत है वो इन्हीं 16 महाजनपद से ही रिलेटेड है, राइट। सो अब हम चलेंगे ये समझने के लिए कि ये 16 महाजनपद कैसे एमर्ज हुए। मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू तो दे दिया है कि जना ने कहां पर अपना सेट फुट रखा, वो तो हो गया जनपद। उनमें से जो ग्रो कर गए, जिनको बहुत पावरफुल रूलर्स हो गए, वो हो गए महाजनपद। अब इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें, ये तो हो गया कि मैंने आपको स्टोरी ऊपर से बता दी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम थोड़ा डीप में जाके देखेंगे तो हमको चीज और बेटर समझ में आएगी। तो 6th सेंचुरी BCE जो है उसको इंडियन हिस्ट्री का मेजर टर्निंग पॉइंट कहा गया है। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 4th चैप्टर जो हमारा है उसमें एक और ऐसा आएगा, फर्स्ट मिलेनियम CE is termed as the turning point in the world history। तो ये याद रखना है कि इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट किसे कहा गया है हमारी बुक में, और वर्ल्ड हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट किसे कहा गया है हमारी बुक में। तो इंडियन हिस्ट्री का मेजर टर्निंग पॉइंट हम किसे मानते हैं, 6th सेंचुरी BCE को। 6th सेंचुरी BCE जो है इसको हम मेजर टर्निंग पॉइंट मानते हैं इंडियन हिस्ट्री का। क्यों मानते हैं, इन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो अब हम समझेंगे। सबसे पहले तो अर्ली सिटीज एंड टाउन्स, ये वो टाइम है 6th सेंचुरी BCE जो है, इसके बाद का टाइम जो है वो टाइम है जब हमें सिटीज और टाउन्स का एमर्जेंस, जब सिटीज और टाउन्स ने जन्म लिया, हमारे पास हमारे जनपद और महाजनपद आए। इसके अलावा आयरन का जो यूज है, लोहे का जो यूज है वो बढ़ता गया, जिसकी वजह से हम इस पीरियड को आयरन एज भी कहते हैं। 6th सेंचुरी BCE के बाद का जो पीरियड है उसको हम आयरन एज भी कहते हैं। जस्ट फॉर रिकैप, हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन सी एज की थी, ब्रॉन्ज एज की। वहां पर हम देखा था कि ब्रॉन्ज की बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती थी। अब हम किस में आ गए हैं, अब हम ब्रॉन्ज एज से आयरन एज में शिफ्ट कर रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं हिस्ट्री की टाइमलाइन में। अब इसके साथ ही क्या हुआ, जैसे जैसे मेटल्स की नॉलेज लोगों की बढ़ती गई, कॉइनेज का डेवलपमेंट हुआ। आगे हम देखेंगे कि कॉइनेज एक्चुअल में अगर आज हम देखें तो जो हमारे कॉइन्स होते हैं वो सिल्वर कलर के जो कॉइन्स होते हैं वो एक बहुत ही बेसिक मेटल से बनाए जाते हैं, जिसकी जो हमारी करेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली हमारे कंट्री की करेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम उस टाइम की बात करें जब ये स्टेट्स एमर्ज हो रहे थे तो कॉइन्स did not only correspond to currency। कॉइन्स का मतलब सिर्फ पैसों का आदान प्रदान नहीं था। कॉइन्स प्लेड अ मेजर रोल इन व्हाट पीपल थॉट और व्हाट द रूलर थॉट। आगे हम देखेंगे किस तरीके से रूलर्स ने कॉइन्स के ऊपर जब अपने आप को पिक्चराइज करा तो उनने अपने आप को इंडियन गॉड्स की तरह या देवपुत्र, सूर्यपुत्र, इनकी तरह विजुअलाइज किया, ताकि जो भी लोग वो कॉइन्स यूज करे वो ये समझ पाए कि जो रूलर है, जो उस कॉइन को इश्यू कर रहा है, जिस रूलर ने वो कॉइन बनवाया है, या उस महाजनपद का जो रूलर है वो एक्चुअल में कितना पावरफुल है।
क्या जरूरत थी प्रूफ करने की कि रूलर बहुत पावरफुल है, या क्या जरूरत थी लोगों को कन्विंस करने की कि रूलर बहुत पावरफुल है, इसको हम आगे देखेंगे, क्योंकि इसके लिए हमको वर्णा सिस्टम को और किस तरीके से चीजें डेवलप होती गई महाजनपद में उसको समझना बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी। इसके बाद बहुत सारे डाइवर्स थॉट सिस्टम्स आने लगे। 6th सेंचुरी बीसीई के बाद बहुत सारे डाइवर्स थॉट सिस्टम्स आने लग गए, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन सब के बारे में हम डिटेल में 4th लेसन में पढ़ेंगे कि ये डाइवर्स थॉट सिस्टम्स क्या थे, इन लोगों ने कैसे, इन रिलीजन्स ने कैसे, या फिर इन थिंकर्स ने किस तरीके से लोगों के सोचने का नजरिया बदला, किस तरीके से जो हमारा कमिंग ट्रेडिशन था उसको किस तरीके से चैलेंज करके चेंज किया। बहुत सारे ऐसे इल प्रैक्टिसेस हो रहे थे सोसाइटी में, रिलेटेड टू द लोअर कास्ट्स, रिलेटेड टू द पीपल हु डिड मिनियल जॉब्स, जिनको उस टाइम पे अच्छा नहीं माना जाता था। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म जो थिंकर्स थे, जो रिलीजन था, उसने लोगों को अवेयर करवाया कि किस तरीके से सबकी इक्वल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से आगे जाकर सोसाइटी में बहुत चेंजेस आए। जो ऑनगोइंग सिस्टम चल रहा था ब्राह्मणस के द्वारा डिजाइन, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए ताकि सब लोगों को इक्वली उसमें जोड़ा जा सके। अब जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन जो हमारे बुद्धिस्ट सेंट्स थे या फिर जो जैन सेंट्स थे, ये राइटिंग की हैबिट रखा करते थे। ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स, बहुत सारी स्टोरीज लिखा करते थे। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इनके जो टेक्स्ट्स हैं, जो अर्ली बुद्ध और अर्ली जैन टेक्स्ट्स हैं, इनने हमें बहुत हेल्प करी है इस पीरियड की जानकारी देने में। इसके अलावा इस टाइम पे जो हमारे ट्रैवलर्स आए थे दूसरे दूसरे कंट्रीज से, जैसे कि फाक्सियान, ज़ुएनज़ांगी, जो भी हमारे ट्रैवलर्स आए थे, इन सब के रिकॉर्ड्स, जो बुद्धा और जैन रिकॉर्ड्स है, इनने किस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर पीरियड को, 6th सेंचुरी बीसीई के बाद के पीरियड को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करी है। तो जैसे कि जो 16 महाजनपद हैं, हम कैसे श्योरली कह सकते हैं 16 ही महाजनपद हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जो है बहुत पुराने, उनमें इन 16 महाजनपद का जो मेंशन है, जो नाम है, वो मिला है, जिसकी वजह से हिस्टोरियंस ने ये कंक्लूड किया है कि उस टाइम पे जो 16 महाजनपद है वो रहे होंगे। अब महाजनपद को जरूरी नहीं है राजा ही रूल करे। जैसे कि आपको याद है, हमने 11th क्लास में रोमन रिपब्लिक के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो मिलकर रूल किया करते थे, मिलकर डिसीजन मेकिंग किया करते थे। तो जो मोस्टली महाजनपद होते थे उनका तो एक राजा ही था, लेकिन बहुत सारे जो महाजनपद थे वो ऐसे भी थे जो ओलिगार्कीज थी। अब ओलिगार्कीज का मतलब क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मेन। एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर एक अकेला इंसान ना राजा कहलाए, बल्कि एक पूरा का पूरा कमिटी हो, एक पूरा का पूरा ग्रुप हो, जिसको हम कलेक्टिवली राजा टर्म करें कि ये हमारे राजा है, ये हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। बिकॉज राजा अगर हम बेसिकली, किंग हम किसको कहेंगे? जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, उस पर्टिकुलर लैंड के लिए, वहां के लोगों के लिए एक डिसीजन ले, और एक्सपेक्टेड होता है कि वो डिसीजन वो इस तरीके से ले कि वहां के लोगों का भला हो। तो जनरली महाजनपद में एक ही राजा होता था, लेकिन ऐसे भी महाजनपद देखने को मिलते हैं जहां पर ओलिगार्कीज थी, यानी कि जहां पर जो गवर्नमेंट थी वो एक राजा ना होने की बजाय ग्रुप ऑफ मेन थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रोमन रिपब्लिक ओलिगार्की का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो अगर आप को रोमन रिपब्लिक के बारे में पता है तो फिर आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत जल्दी मैं इस लेसन पर, रोमन रिपब्लिक जो हमारा लेसन था 11th क्लास में, उस पर भी वीडियो डालने वाली हूँ। तो अगर आपको ये टॉपिक इतना अच्छे से नहीं पता है, रोमन रिपब्लिक किस तरीके से वर्क करता था, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे महाजनपद की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, जैसे कि इसको कैसे हम रिलेट करें। आज अगर हम देखें तो एक सिटी में और एक स्टेट में क्या डिफरेंस है? कब हम किसी जगह को सिटी कहेंगे और कब हम किस जगह को स्टेट कहेंगे? हम बिहार को सिटी क्यों नहीं कहते, या हम उत्तर प्रदेश को सिटी क्यों नहीं कहते, या हम महाराष्ट्र को सिटी नहीं कहते? कुछ रीजंस है इसके कि वहां की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, कि वो एक बहुत बड़ा लैंड एरिया है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग सिटीज आते हैं। तो हमने देख रखा है कि आज बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से हम एक स्टेट को एक स्टेट कह पाते हैं। उसी तरीके से हम देखेंगे कि कब हम किसी जनपद को महाजनपद कह पाते हैं और कब हम किसी जनपद को महाजनपद नहीं कह सकते हैं, यानी कि हिस्टोरियंस ने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है महाजनपद की। तो सबसे पहले तो महाजनपद की एक कैपिटल सिटी थी,
जैसे आज स्टेट की होती है। तो अब आप रिलेट करते जाइए किस तरीके से जो महाजनपद है और जो स्टेट्स है वो आपस में हाईली इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट से पास्ट के सिनेरियो में जाइए। हिस्ट्री में ये बहुत जरूरी है कि हम लोग प्रेजेंट को पास्ट में लेकर जाना सीखें। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था किस तरीके से हिस्टोरियंस जो है वो इसी टैक्टिक को यूज करते हैं कि आज के टाइम पे लोग किसी चीज को क्यों यूज कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर कल्चर क्यों फॉलो कर रहे हैं, कोई ट्रेडिशन क्यों फॉलो कर रहे हैं। उससे वो लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि पास्ट में क्या हुआ होगा या फिर क्या हुआ करता होगा, राइट। सो अब हम लोगों को महाजनपद में भी सेम दिमाग लगाना है, तो हमको ये चीज इजीली समझ में आएगी कि आज जो हमारे पास स्टेट्स हैं उनको हम स्टेट्स क्यों कहते हैं, या फिर आज जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वही कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बहुत मिलती जुलती होंगी महाजनपद से, क्योंकि महाजनपद भी तो स्टेट ही है, अर्ली स्टेट्स भले ही है, डेवलपिंग स्टेज में भले ही है, लेकिन है तो स्टेट ही, स्टेट की ही डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं एक तरीके से। तो महाजनपद जो उस टाइम के स्टेट्स थे वहां की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी। तो आज के स्टेट को हम कब स्टेट कहते हैं कि उसकी कैपिटल सिटी है, जैसे कि महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी मुंबई है या फिर बिहार की कैपिटल सिटी पटना है। तो उस टाइम के जो महाजनपद थे उनकी भी कैपिटल सिटी थी। फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स थी। फोर्टिफाइड यानी कि हम कह सकते हैं एक तरीके से फोर्ट में दीवार, जो बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स होते हैं, उसके अंदर ये फोर्टिफाइड यानी कि बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी। तो इसका क्या रीजन था कि उन दीवारों के अंदर जब आप उस दीवार पे गेट होगा, अब जब आप उस गेट से एंटर करेंगे तब आप उस महाजनपद के अंदर एंटर कर रहे हैं। जब तक आप उस दीवार को एंटर नहीं करेंगे तब तक आप उस महाजनपद के बाहर हैं। सो बेसिकली फोर्टिफाई करने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो एनिमी है वो इजीली आप पे अटैक नहीं कर पाता। उसको पहले आपने देखा होगा बहुत सारे सीरियल्स या बहुत सारी मूवीज में कि वो कहते हैं कि दुर्ग का द्वार तोड़ो। तो दुर्ग का द्वार तोड़ना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि दैट इज द ओनली वे कि आप उस जनपद के अंदर या उस महाजनपद के अंदर एंटर कर पाए। इसलिए क्योंकि वो जो पूरी की पूरी महाजनपद होती है वो फॉर सिक्योरिटी रीजंस फोर्टिफाइड होती है, एक फोर्ट के अंदर बंद होती है, वॉल्ड होती है, चारों तरफ से दीवारें बनी हुई होती है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची, ताकि कोई इजीली अंदर ना आ पाए। क्योंकि अगर इजीली अंदर आ गया और इन्वेजन कर दिया तो फिर लोगों की भी डेथ होगी, इकोनॉमी को भी नुकसान होगा, और जो राजा रूल कर रहा है वहां पर हो सकता है कि उसकी जगह कोई दूसरा राजा उसको ओवरटेक कर ले। इसलिए महाजनपद की ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो फोर्टिफाइड थे। ऑलराइट, अब ये सोचने वाली बात है कि अगर हम कह रहे हैं कि वो फोर्टिफाइड थे तो फोर्टिफाई करने के लिए हमको वर्क फोर्स चाहिए, लेबर फोर्स चाहिए, लोग ही तो बनाएंगे फाइनली उस महल की दीवार। वो जो दीवारें हैं उनको भी तो लोग ही खड़ा करेंगे, जो महल है उसको भी लोग ही बनाएंगे। तो वो लोग कहाँ से आए, किस तरीके से डिसाइड किया गया कि कौन क्या काम करेगा, किस तरीके से ये बताया गया कि ये जो काम चल रहा है इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए 6th सेंचुरी BCE के ऑनवर्ड्स, यानी कि जो जिसको हमने अभी पढ़ा कि जो इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है 6th सेंचुरी BCE, इसके आगे चलते क्या हुआ कि जो ब्राह्मण्स थे उन लोगों ने धर्मसूत्रास को कंपोज करना शुरू किया। धर्मसूत्रास को कंपोज करने से क्या हुआ, धर्मसूत्रास जो थे उनने बेसिकली एक लिस्ट बनाया नॉर्म्स का। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि धर्मसूत्रास जो थे इनने वर्णा सिस्टम को और एक्सप्लेन किया अच्छे से। वर्णा सिस्टम क्या था हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। I'll just give you a small glimpse कि वर्णा सिस्टम था कि जिसमें हमने लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो 4 कैटेगरीज थी इनके अकॉर्डिंग लोगों को काम असाइन किए गए कि जो ब्राह्मण होंगे उनका काम वेदों को पढ़ना, वेदों को पढ़ाना, वेदों को डिकोड करना, अच्छी बातें बताना, ये उनका काम होगा। जो राजा होंगे उनका काम होगा अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना, उनको सपोर्ट करना, उनको फॉरेन इन्वेजन से बचाना। और साथ ही साथ इसी में राजाओं को कहा गया कि आप अपने राज्य को बेसिकली चलाओ, राज्य की इकोनॉमी को डेवलप करो ताकि लोग जो है वो प्रॉस्परस हो, उनके पास पैसा हो। एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से किया जा सके। इसी तरीके से फिर जो वैश्यास थे वो उनको ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है और उस सब के बारे में बताया गया। और जो हमारे शूद्रास थे इनको सबसे लोएस्ट बैरक में रखा गया, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि इन लोगों का जो काम है वो
इतना अच्छा काम नहीं है। जबकि अब हम देख रहे हैं कि अब बहुत चेंजेस आ गए हैं, अब हम लोग हर वर्क को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अब हम लोग हर काम खुद करना सीख रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे ये मेंटालिटी थी जिसको मैंने आपको जैसा कि बताया, आगे जाके बुद्धिज्म और जैनिज्म ने एक चैलेंज किया कि ऐसा नहीं है, ऑल वर्क्स हैव टू बी इक्वल, एवरीवन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क, और जो काम अगर कोई ऐसा कर रहे हैं तो उनको नीचा दिखाने की या उनको लो कंसिडर करने की किसी के पास कोई ऐसी राइट नहीं है। तो धर्म सूत्रास जो थे वो 6th सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स कंपोज किए गए, और इसमें अलग अलग सोशल कैटेगरीज यानी कि अलग अलग वर्णास के लिए अलग अलग नॉर्म्स जो थे वो डिसाइड किए गए, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। ब्राह्मण्स क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्षत्रियस क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वैश्यस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शूद्रस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब नॉर्म्स जो है वो धर्म सूत्रास और धर्मशास्त्रास में लिखे गए। तो ये सोशल कैटेगरीज बेसिकली ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यास और शूद्रास। लेसन में आगे हम देखेंगे कि इनमें भी बहुत सारे फर्दर डिविजन्स थे, नेक्स्ट लेसन में हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये मेजर 4 सोशल कैटेगरीज है, इसलिए हम लोग अभी सिर्फ इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो धर्म सूत्रास में जो था, हर कैटेगरी के लिए बिहेवियर और नॉर्म्स एप्रोप्रिएट क्या है वो लिखे गए। तो अब इन्हीं नॉर्म्स के अंडर, ये जो धर्म सूत्रास के नॉर्म्स थे, इन्हीं के अंदर रूलर्स को ये एडवाइस किया गया कि आप जो है, जो भी आपके राज्य में आने वाले लोग हैं, चाहे वो कल्टीवेटर्स यानी कि चाहे वो फार्मर्स है, चाहे वो ट्रेडर्स है, चाहे वो आर्टिसंस है यानी कि चाहे वो कोई कारीगर है, चाहे वो कुछ ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो कल्टीवेटर्स है, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मर्स है, जानवरों को पालते हैं, आपको सबसे टैक्स और ट्रिब्यूट तो जरूर कलेक्ट करना चाहिए। अब ये टैक्स और ट्रिब्यूट क्यों चाहिए? फोर्टिफाई, जब सेटलमेंट फोर्टिफाई करनी है, जब दीवारें बनानी है, तो फिर उसके लिए मैन पावर भी चाहिए, उसके लिए लोग काम करने के लिए चाहिए। वो लोग कहाँ से काम करने आएंगे? जब उनको पैसा दिया जाएगा या उनको कुछ बदले में कुछ रिसोर्सेस, कुछ रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। तो ये जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे महाजनपद में, ये सारे काम करने के लिए फिर इनको यूज किया था। अब इसको अगेन आप रिलेट कर सकते हैं कि आज किस तरीके से हम लोग स्टेट को, सेंटर को अलग अलग तरीके के टैक्सेस देते हैं, जो फिर आगे जाकर हमारे लिए अलग अलग सुविधाएं बनाने में या क्रिएट करने में यूज किए जाते हैं। तो वैसे ही उस टाइम पे सिक्योरिटी के लिए फोर्टिफिकेशन जरूरी था, जहां पर ये टैक्सेस और ट्रिब्यूट का यूज किया जाता था। इसके अलावा उस टाइम पे, अब तो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा अलग पॉइंट है, ये हम आज से रिलेट नहीं कर सकते, ये सिर्फ उस टाइम पे था कि अगर कोई राजा ज्यादा पावरफुल है, अगर उसके पास ज्यादा अच्छी आर्मी है, तो वो अपने नेबरिंग किंगडम पर अटैक कर सकता है, अपने पड़ोसी राजा पर अटैक कर सकता है, और वहां की जो वेल्थ है उसको चुरा के ला सकता है। इसको बिल्कुल लेजिटिमेट माना जाता था, बिल्कुल सही माना जाता था, किसी भी तरीके से इसको इमोरल या गलत नहीं माना जाता था। तो ये आज के टाइम से थोड़ा अलग हटकर है, लेकिन ये भी एक पॉइंट है जो धर्मसूत्रा से मेंशन किया गया था कि राजा 2 तरीके से पैसे कमा सकते हैं अपने आप को, अपने जो महाजनपद उनको मेंटेन रखने के लिए। पहला तरीका टैक्स और ट्रिब्यूट कलेक्ट करना अपनी प्रजा से। दूसरा तरीका, जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं उनमें से जो वीक है उन पर रेड्स करना, यानी कि उन पर हमला करना और उनके वहां से जो पैसा है या जो भी है उसको लूट कर अपने किंगडम में लाना। इसको बिल्कुल लीगल माना जाता था, इसको किसी भी तरीके से गलत नहीं माना जाता था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, सब राजाओं को डर लगने लग गया कि अगर हम कमजोर हो गए, दूसरा जो पड़ोसी राजा वो हम पे अटैक कर देगा। तो महाजनपद की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इमर्ज हुई रेगुलर स्टैंडिंग आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसीज। तो अब अगर हम देखेंगे तो बेसिकली ना ये एक कॉमन सेंसिकल फ्लो चार्ट है, जिसको आज के स्टेट्स का मतलब समझ में आता है, वो महाजनपद की कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत इजीली पेपर में एक्सप्लेन कर सकता है। सबसे पहले आज का स्टेट का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि आज जो है हर स्टेट का अपना एक कैपिटल है, महाजनपद का भी एक कैपिटल है। जैसे आज हम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अलग अलग तरीके के इंतजाम कर रखते हैं, वैसे ही महाजनपद भी फोर्टिफाइड रखते थे, अपने चारों तरफ दीवारें बना के रखते थे ताकि कोई इजीली उन पे हमला ना कर पाए। इन फोर्टिफिकेशंस को मेंटेन रखने के लिए वो लोग पैसा इकट्ठा करते थे, या तो टैक्स और ट्रिब्यूट से या फिर दूसरे पड़ोसी राजाओं को लूट कर। अब जब हमको पता है कि हमारे वीक पड़ते ही पड़ोसी राजा हमको लूट सकता है क्योंकि उसको भी पैसे की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोटेक्शन के लिए आर्मीज मेंटेन करेंगे और अपने साथ ऐसे ऑफिसर्स को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को रखेंगे जो हमें सलाह दे पाए, इस तरीके से पॉलिटिकल रिलेशंस बनाने में हेल्प करे कि पहली बात तो ये कि वो जो राजा दूसरे नेबरिंग है वो हम पर हमला करने से डरे,
वो या तो हमारा दोस्त बन जाए और या उसको हमारी ताकत पहले ही दिख जाए, वो पहले ही हमसे दूर रहे, और अगर वो हम पे अटैक करे भी तो हमारे पास एक इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी हो कि हम उसको हरा पाए, वरना हम जो है वो राजा से हट जाएंगे और वो आके हमारे जो भी लोग हैं उनको लूट लेगा। तो ये बेसिक फ्लो चार्ट है, इसमें कुछ भी याद रखने जैसा नहीं है, बस अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है चीजों का तो आप बहुत इजीली इसको लिख सकते हैं, बहुत इजीली इसको याद रख सकते हैं। अब मगध जो है ये पहली महाजनपद थी अमंग द 16 महाजनपद, जो एक बहुत ही पावरफुल महाजनपद की तरह इमर्ज हुई बिटवीन 6th सेंचुरी BCE टू 4th सेंचुरी BCE। अब मगध किस तरीके से पावरफुल महाजनपद बनी, किन किन रीजंस की वजह से पावरफुल बनी, हमको कहां से पता चलता है कि ये बहुत पावरफुल थी, फिर उसके बाद कौन सा ऐसा रूलिंग डायनेस्टी जो कि मौर्यास थे मगध में आए जिसकी वजह से मगध की पावर और बढ़ती गई, अशोका ने किस तरीके से पूरे इंडिया पर एक टाइम पर राज किया, किस तरीके से पूरे इंडिया को वो अपने अंडर लेकर आए, बाद में कैसे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, कैसे उन्होंने धम्मा प्रोपेगेट किया, ये सब हम अपने आने वाले नेक्स्ट सेशंस में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड नोट्स जो भी है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जब ये चैप्टर खत्म होगा उसके सबसे एंड वाले वीडियो में इसके हैंड रिटन नोट्स भी मैं साथ में उसके लिए भी लिंक डाल दूंगी, तो वो भी आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इन द मीनवाइल आई एम आल्सो प्लानिंग, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जिन्होंने एंड से वीडियो देख रहे हैं उनको बताने के लिए कि अभी हम लोग MCQ की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं beginning from chapter 1 for the preparation for the board exam which are going to be held in I think October, November और December। तो उसके लिए भी हम बहुत जल्दी प्रिपेयर करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई पर्टिकुलर नीड है तो आप वो कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं उस पर अकॉर्डिंगली प्लान कर कंटेंट बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेसन। बाय बाय।